नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डीडी एजुकेशन सेंटर पर। मैं हूं धीरज और हम लोग कक्षा 10 गणित का मॉडल पेपर हल कर रहे हैं। इसके पहले वाले वीडियो में देखिए खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न दिया गया था। बहुविकल्पी प्रश्न में टोटल आपका 20 प्रश्न दिए गए थे। 20 प्रश्न को हमने हल करके देख लिया है। आज खंड ब का जो पहला सवाल है, इसके सभी सवालों को हल करके हम लोग सीखेंगे। खंड ब में देखिए पहला सवाल क्या है, सभी खंड कीजिए और क है ना, क है और प्रत्येक खंड आपका 2 अंक का है। और फिर देखिए क का क्या सवाल है, स्पष्ट कीजिए कि 3 इंटू 5 इंटू 7 प्लस 7 एक भाज्य संख्या क्यों है। आपको बताना है कि यहाँ पर जो नंबर लिखा गया है, ये जो नंबर लिखा गया है, ये भाज्य संख्या क्यों है, आपको बताना है। आपको देखिए लिख लेना है क्वेश्चन एक या प्रश्न एक आप लिख सकते हैं। प्रश्न एक क और फिर इसके बाद लिख देना है हल, है ना। आपको इस तरीके से उत्तर कॉपी पे आपको लिखना है। आपका देखिए सवाल क्या दे रखा है, 3 इंटू 5 इंटू 7 प्लस का 7 है। ये एक भाज्य संख्या क्यों है, आपको बताना है। तो देखिए इसको हल कर लेते हैं। इसको हल कर लेते हैं। देखिए क्या हो जाएगा हल करने पे, 3 इंटू 5 का मल्टीप्लाई करिए 15, 15 साथे 105 होता है, ठीक है, 105 आ गया, प्लस का 7 है। अब 105 में 7 को जोड़ दीजिए, तो 105 में 7 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 112, 112। यहाँ से लिख दो 2 से भाग देने पर, 2 से भाग देने पर। तो 2 से देखिए 112 में भाग देंगे तो क्या आएगा, 112 में 2 से भाग देंगे तो 112/2 होगा। 2 से काटिए, कितनी बार में कट जाएगा भाई, 2 पंचे 10, 2 छक्के 12, 56 बार में कटेगा, है ना। 56 बार में कट गया पूरा-पूरा, कोई शेषफल नहीं बचा। इसका मतलब 112 जो है 2 से विभाज्य है ना। अब देखिए 3 से इसमें भाग जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 4 से चला जाएगा। अब इसी तरीके से आप क्या करिए, 4 से भाग देने पर, है ना, पूरा सेंटेंस लिख लीजिएगा। 4 से भाग देने पे क्या हो जाएगा, 112/4 करिए। 4 से भाग दीजिए, 4 दूनी 8, 3, 2 बार में कटेगा, 4 दूनी 8 और 4 अट्ठे 32, 28 बार में पूरा-पूरा कट जाएगा। 4 से अगर इसको काटेंगे तो 28 बार में ये कट जाएगा। तो देखिए 4 से भाग दिया तो भी पूरा-पूरा कट गया, है ना, पूरा-पूरा भाग चल गया। इसका मतलब 4 से भी 112 जो है कट जा रहा है। 112 का मतलब क्या, 3 इंटू 5 इंटू 7 प्लस 7 जो है पूरी तरह से विभाजित हो जा रहा है। इसका मतलब क्या, 4 से भी विभाज्य है। ये जो नंबर दिया गया है, यहाँ पे लिखा गया 4 से भी विभाज्य है। आगे भाग दीजिए किससे, आपका देखिए 7 से कटेगा, 7 चौके 28, 7 से भी कट जाएगा, है ना। 7 से भाग देने पर, लिख लीजिएगा पूरा सेंटेंस, 7 से भाग देने पर। अब देखिए 7 से अगर भाग देंगे 112 में, 112/7, है ना। 7 इकाई 7, 4, 7 छके 42, 16 बार में कटेगा, 16 साते 112 होता है, ठीक है। तो देखिए 7 से भी कट गया 112, इसका मतलब 7 से भी विभाज्य है। जो यहाँ पे ये नंबर लिखा गया है, ये 7 से भी विभाज्य है, 4 से भी विभाज्य है, 2 से भी विभाज्य है। तो देखिए भाज्य होने के लिए क्या नियम होता है, क्या रूल होता है भाई? भाज्य होने के लिए अगर 2 से अधिक संख्याओं से कोई संख्या विभाज्य है, तो वह भाज्य कहलाता है। तो यहाँ से आपको लिख देना है, देखिए 2 से भी विभाज्य हो गया, 4 से भी विभाज्य हो गया, 7 से भी विभाज्य हो गया। और अभाज्य होने के लिए क्या कंडीशन होता है? अभाज्य होने के लिए आपका एक और स्वयं से ही संख्या कटे तभी आपका अभाज्य होता है। यहाँ पर देखिए जो संख्या लिखा गया है वह 2 से भी विभाज्य है, 4 से भी विभाज्य है, 7 से भी विभाज्य है। तो यहाँ से आपको लिख देना है अतः, अतः आपका क्या लिखा है, 3 इंटू 5 ना, 3 इंटू 5 इंटू 7 प्लस 7 एक भाज्य संख्या है। एक भाज्य संख्या है। हो गया देखिए, खंड ब का पहला का क हल करके हमने देख लिया, है ना। और फिर देखिए आपका अगला सवाल है, पहला का ख। देखिए आपका क्या सवाल है, कॉट थीटा बराबर 7/8, तो 1 प्लस साइन थीटा, दूसरे कोष्टक में 1 माइनस साइन थीटा है, बटे कोष्टक में है आपका 1 प्लस कॉस थीटा, दूसरे कोष्टक में है 1 माइनस कॉस थीटा का मान निकालिए। इतने पूरे का यहाँ पे जो वैल्यू लिखा है इसका मान बताना है। तो बता दीजिए, देखिए आपको सबसे पहले क्या दे रखा है, कॉट थीटा, और यहाँ पे देखिए साइन कॉस के पदों में लिखा हुआ पद है और उसका मान निकालना है। तो आपका देखिए कॉट थीटा बराबर क्या है, 7/8 है, 7/8। कॉट थीटा बराबर देखिए सूत्र होता है कॉस थीटा अपान साइन थीटा, ये आपका सूत्र होता है कॉट थीटा बराबर। इसके बराबर क्या हो जाएगा, 7/8 हो जाएगा। बस इसको यहीं तक रहने दीजिए अभी, है ना। इसका यूज आगे हम करेंगे। तो आपका देखिए जो सवाल दिया है उसको लिख लीजिए। क्या दिया है सवाल, 1 प्लस साइन थीटा एक कोष्टक में है, तो उसको लिख लिया हमने। दूसरे कोष्टक में क्या है आपका, 1 माइनस साइन थीटा है, ठीक है। जो सवाल लिखा है देखिए, जिसका मान निकालना है उसको मैं लिख रहा हूँ अब। अब पूरे के बटे में क्या है भाई, पूरे के बटे में है आपका 1 प्लस कॉस थीटा, एक कोष्टक में है, दूसरे कोष्टक में क्या है, 1 माइनस कॉस थीटा है, ठीक। अब क्या करेंगे, इसका मान निकालना है हमें। तो देखिए एक कोष्टक में 1 प्लस साइन थीटा है, दूसरे कोष्टक में 1 माइनस साइन थीटा है। तो आपको ये दिख रहा है, आपको देखिए एक कोष्टक में a प्लस बी होता है, दूसरे कोष्टक में a माइनस बी होता है, तो इसको हम क्या लिख देते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख देते हैं, ठीक है। इसी सूत्र के आधार पे हम क्या करेंगे, इसको क्या लिखेंगे, आपका हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ये प्रसार दिया हुआ है। तो a की जगह पे 1 है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, माइनस बी स्क्वायर, बी की जगह पे साइन थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा।
किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। और फिर देखिए नीचे नीचे भी वैसा ही लिखा गया है 1 प्लस कॉस थीटा एक कोष्ठक में है, दूसरे कोष्ठक में 1 माइनस कॉस थीटा है। तो इसी के आधार पे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, ए की जगह पे 1 है तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस बी की जगह पे कॉस थीटा है तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। बी स्क्वायर होता है तो बी की जगह पे कॉस थीटा है तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है? और फिर देखिए मैं बराबर करके इधर लिख लेता हूँ। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है आपका कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए त्रिकोणमिति का सवाल हल करने के लिए आपको सूत्र याद होना चाहिए। त्रिकोणमिति का अगर सूत्र आपको याद है तो त्रिकोणमिति का सवाल हल करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। और फिर देखिए नीचे क्या लिखा गया है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है आपका साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर देखिए इसको बराबर हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा का होल स्क्वायर। कॉस थीटा अपान साइन थीटा का होल स्क्वायर करेंगे क्योंकि दोनों की स्क्वायर है तो स्क्वायर को हमने क्या किया बाहर कर दिया। और फिर देखिए अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, आप नीचे भी बराबर देके लिख सकते हैं, नीचे जगह थोड़ा कम है इसलिए हम इसी साइड बराबर देके लिख ले रहे हैं, है ना। तो कॉस थीटा बटे साइन थीटा का मान देखिए यहाँ पे हमने शुरू में ही निकाल लिया है 7/8। तो कॉस थीटा बटे साइन थीटा की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे 7/8। तो कर दीजिए भाई, काहे वेट कर रहे हैं आप। 7/8 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए 7 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई 49 हो जाएगा। और 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 अट्ठे 64। 8 अट्ठे क्या होता है 64। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि भाई देखिए यहाँ से हमने इसको पूरा लिया, इसको हल करते हमने क्या पा गया 49/64। यही आपका उत्तर हो जाएगा। 2 अंक आपका तैयार हो गया, है ना। और फिर चलिए अगले सवाल को हल करते हैं। प्रश्न 1 का ग है, 2 घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 घन सेमी है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ पर देखिए 2 घनों जिनमें से प्रत्येक घन का आयतन आपको दे रखा है। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है आपको, प्रत्येक घन का आयतन दे रखा है तो घन का आयतन यहाँ पे पहले एक घन का आयतन लिख लीजिए। घन का आयतन, घन का आयतन बराबर फार्मूला होता है भुजा का क्यूब। भुजा का क्यूब, जहाँ पे ए क्या है आपका भुजा है तो हमने भुजा क्यूब कर दिया। और प्रत्येक घन का आयतन मतलब घन का आयतन आपको दे रखा है सवाल में 64 घन सेंटीमीटर। तो घन का आयतन की जगह पे हम लिख सकते हैं 64 और बराबर आपका ए क्यूब है। तो इसको देखिए हम लिख सकते हैं ए बराबर आपका ये क्यूब रूट हो जाएगा 64। क्यूब रूट हो जाएगा 64। अब 64 का घनमूल निकालिए तो आपका आएगा 4। 64 का घनमूल घनमूल निकालेंगे तो क्या आएगा 4 आएगा, है ना, 4 सेंटीमीटर। आप इसको ऐसे समझिए, 64 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 4 इंटू 4। गुणा कीजिए, देखिए 4 चौके 16, 16 चौके 64, है ना। जब इसका घनमूल निकालेंगे तो 3-3 का पेयर बनता है तो एक 4 क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए घन की भुजा आपका 4 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से आप लिख देना प्रत्येक घन की भुजा 4 सेंटीमीटर है। यहाँ तक सवाल को हल कर लिया है। अब देखिए क्या कह रहा है कि दोनों जो घन है उनकी संलग्न फलकों को मिलाकर, दोनों घन जो है दोनों घनों को क्या कर रहा है मिला रहा है। जब दो घनों को मिलाएंगे और दोनों घनों का जो भुजा है वो समान है ना। जब समान भुजा वाले दो घन को मिलाते हैं तो एक ठोस प्राप्त होता है और उस ठोस का नाम होता है घनाभ, है ना। तो देखिए दोनों को मिलाने पर आप यहाँ से लिख दीजिए, संलग्न करने का मतलब क्या है कि दोनों घनों का जो फलक है दो फलकों को मिलाया जा रहा है। तो यहाँ से आपको लिख देना है दोनों, आपको यहाँ से क्या लिखना है दोनों घनों के फलकों को मिलाने पर या संलग्न करने पर, दोनों का मतलब एक ही है। हम थोड़ा आसान भाषा का यूज कर रहे हैं। दोनों घनों के फलकों को मिलाने पर, मिलाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, मिलाएंगे तो हमें प्राप्त होगा घनाभ। क्या प्राप्त होगा भाई, घनाभ प्राप्त होगा। तो प्राप्त घनाभ की लंबाई, लंबाई को एल से प्रदर्शित करते हैं तो एल बराबर हो जाएगा आपका, देखिए जब जब दोनों घन को मिलाएंगे तो एक घनाभ प्राप्त होगा और उस घनाभ की लंबाई हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, क्योंकि प्रत्येक घन की भुजा कितनी है 4 सेंटीमीटर है और जब दोनों घन को मिलाएंगे तो उससे घनाभ बनेगा और उस घनाभ की जो लंबाई होगी वो 8 सेंटीमीटर होगा और उसकी चौड़ाई और ऊंचाई वही रहेगा। जो घन की ऊंचाई है चौड़ाई है वही आपका घनाभ का भी चौड़ाई और ऊंचाई रहेगा। तो यहाँ से देखिए लंबाई बराबर ये हो गया और चौड़ाई बराबर आपका हो जाएगा, चौड़ाई को हम बी से दिखाएंगे तो चौड़ाई बी बराबर हो जाएगा आपका 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई, ऊंचाई को एच से दिखाते हैं तो एच बराबर हो जाएगा आपका 4 सेंटीमीटर। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और फिर देखिए आपका घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है ना। तो अब देखिए निकाल दीजिए, क्योंकि घनाभ का लंबाई, घनाभ की चौड़ाई और घनाभ का ऊंचाई हमें प्राप्त हो चुका है। अब देखिए मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है ना। यहाँ पे लिख लीजिए घनाभ, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 2 कोष्ठक में लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई, ऊंचाई गुणे लंबाई। ये आपका घनाभ का सूत्र होता है। तो देखिए यहाँ पे मान उठा के रख दीजिए। घनाभ का लंबाई देखिए हमने निकाला है 8, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई आपका 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपका देखिए क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई है ना। लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई कितना है 8 है, चौड़ाई कितना है 4,
तो 8 इंटू 4 हो जाएगा, प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई, चौड़ाई 4, ऊंचाई भी आपका 4 रहेगा, प्लस ऊंचाई आपका 4, तो 4 इंटू लंबाई आपका 8 है, तो 8, ठीक है। और फिर देखिए हल करिए अंदर, 8 चौके 32 हो जाएगा, प्लस 4 चौके 16 हो जाएगा, प्लस 4 अट्ठे 32 हो जाएगा। और फिर देखिए आपका 2 है तो 2, अब देखिए सभी को जोड़ के यहाँ पे लिख लीजिए, 32 दूनी 64, 64 में 16 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 80। अब 80 दूनी क्या हो जाएगा भाई, 2 से 8 दूनी 16, 160 क्षेत्रफल है तो आपको लिख देना है वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर, ये इसका मात्रक रहेगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, है ना। इसको देखिए वर्ग सेंटीमीटर या सेमी स्क्वायर भी लिख सकते हैं, दोनों में से एक लिखना है आपको, है ना। तो हो गया देखिए आपका ग का हल। आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो वीडियो को स्टॉप करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए आपका प्रश्न 1 का ग है, इसको हल कर लीजिए। यहाँ पे देखिए निम्न आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए आंकड़ा दिया हुआ है और इसका माध्य बताना है। तो देखिए इस टाइप के सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले एक सारणी बनानी होती है। तो हम पहले सारणी बना लेते हैं। हमने देखिए एक सारणी बना लिया। अब देखिए वर्ग अंतराल में जो मान दिया है वही यहाँ पे लिखना है और बारंबारता का जो मान दिया है वही यहाँ पे लिख लेना है। तो लिख लीजिए आप 10 से 20 पहला आंकड़ा है, दूसरा 20 से 30, 20 से 30 और फिर आपका 30 से 40 है, फिर आपका 40 से 50 है, फिर आपका 50 से 60 है और फिर आपका 60 से 70 है। ये आपका दिया गया आंकड़ा है। फिर इसी के आधार पे देखिए बारंबारता भी लिख लेंगे। तो आपका देखिए 2 है तो 2, फिर आपका 7 है तो 7, है ना? फिर आपका 12 है तो 12 और आपका 15 है तो 15 कर लेंगे और आपका फिर 8 है तो 8 को भी लिख लेंगे और फिर आपका 6 है तो 6 को लिख लेंगे। अब देखिए यक्ष का मान निकालना होता है हमें। तो यक्ष का मान देखिए क्या करते हैं, 10 और 20 को जोड़िए, 20 10 30, 30 का आधा यानी 30 में 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 15। तो यहाँ पे हमने 15 लिख लिया और फिर देखिए आपका 20 और 30 को जोड़ेंगे तो 50, 50 में 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 25 आएगा। और फिर देखिए आगे बढ़िए आप, है ना? और इसका देखिए गुणा भी करना होता है। ये f का मान है, ये x का मान है। फिर यहाँ पे fx निकालेंगे हम, है ना? इसका भी गुणा करेंगे। तो आप ध्यान दीजिएगा, इसको सीध में लिखने का प्रयास कीजिएगा तो आपकी गलती नहीं होगी। और फिर देखिए 40 30 70, 70 का आधा करेंगे तो 35। अब देखिए यहाँ पे क्रम से सीरीज वाइज लिखा गया है। तो 15 के बाद 25, 25 के बाद 35, 35 के बाद आपका क्या आएगा, 45 आएगा भाई, 45 आएगा। और 45 के बाद क्या आएगा, 45 के बाद आपका आएगा 55। अब 55 के बाद क्या आ जाएगा, 65। ठीक है। अब जोड़ के 2 से भाग निकालेंगे देंगे तो भी आपका यही आएगा, है ना? अब क्या करेंगे, f into x यानी fx का मान निकालेंगे और f का मान देखिए 2 है और x का मान 15 है। तो इन दोनों का गुणा करिए, 15 दूनी 30, यहाँ पे लिख लेंगे 30, ठीक है। और फिर 25 का गुणा साथ में करेंगे तो 25 साते 175 होता है, तो 175 लिख लेंगे। और फिर देखिए 12 का गुणा इसमें करेंगे तो 12 पंचे 60 का 0, 12 पंचे आपका ये है ना, 12 पंचे 60 का 0, 6, 12 तियां 36, 6 42, 12 तियां 36, 6 आपका 42 हो जाएगा। फिर 15 का गुणा इसमें कर लेंगे तो 15 पचे 75 का 5 हो जाएगा और 15 चौके 60 67 हो जाएगा, यानी 675 हो जाएगा। 8 का गुणा 55 में कर लेंगे तो 8 पंचे 40 का 0 और 8 पंचे 40, 4 44 हो जाएगा, ठीक है। और फिर देखिए 6 का गुणा 65 में कर लीजिए, 6 पंचे 30 का 0 और 6 छहा के 36, 36 तीन 39, 390 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, सिग्मा एफ निकालेंगे और सिग्मा एफएक्स निकालेंगे, ठीक है। यहाँ से क्या करेंगे, सिग्मा एफ मतलब यहाँ पे जो सारे पद लिखे हैं सभी का योग करेंगे। तो देखिए आपका सभी का योग कर लीजिए, 7 दूनी 9, 12 9 21, 21 में 15 को जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 36, 36 8 हो जाएगा 44, 44 में 6 को जोड़ेंगे तो आएगा 50। यहाँ पे देखिए सभी को जोड़ा तो आया 50 और सिग्मा एफएक्स निकाल लेंगे इसी तरीके से, सिग्मा एफएक्स। सिग्मा का मतलब क्या है, यहाँ पे जो पद दिया हुआ है सभी का योग रहेगा, है ना? सभी का योग निकालेंगे। तो सभी का योग निकालिए, क्या हो जाएगा भाई, 0 5 5 5 5 10, 10 का 0 हासिल लगेगा आपका 1, है ना? 1 3 में हासिल को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 4, 7 4 11, 11 2 13, 13 7 20, 20 4 24, 24 9 33 का 3 हासिल लगेगा आपका, कैरी हो जाएगा 3 और 3 1 4, 4 4 8, 8 6 14, 14 4 18, 18 3 21। हमें क्या प्राप्त होगा, 2130 और सिग्मा एफ का मान क्या निकला हमें, 50। तो यहाँ पर देखिए माध्य हमें बताना है ना, तो माध्य बराबर आपका फार्मूला होता है, माध्य बराबर होता है आपका सिग्मा एफ एक्स डिवाइड बाई सिग्मा एफ, ये माध्य बराबर होता है। सिग्मा एफ एक्स हमने कितना निकाला, 2130 हो जाएगा आपका, 2130 डिवाइड बाई सिग्मा एफ का मान हमने निकाला है 50। तो 50 से इसमें भाग दे देंगे, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। फिर देखिए आपका हो जाएगा 213/5। अब 213 में 5 से भाग देंगे तो 5 चौके 20, 5 दूनी 10, फिर 3 से फल बचेगा, पॉइंट दे देंगे तो 5 छके 30, 42.6 आपका यही आंसर हो जाएगा, है ना? इस आंकड़े का माध्य क्या हो जाएगा भाई, 42.6। आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो वीडियो को स्टॉप करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए आपका अगला सवाल है,
अंग का, प्रश्न नंबर 1 का अंग का हल आपको लिख लेना है। और देखिए सवाल क्या है, बिंदु -4, 6 बिंदुओं ए -6, 10 और बी 3 -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है? ठीक है, यहाँ पर देखिए 2 बिंदु है ए और बी, और कह रहा है कि बी एक बिंदु और है, और वो जो 2 रेखाखंड मिलेगी ए और बी को मिलाने पर, ए और बी को मिलाने पर जो रेखाखंड है उसको एक बिंदु किस अनुपात में विभाजित करेगा, यही आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको चित्र खींच के बता देते हैं तो आपको थोड़ा और अच्छा समझ में आएगा। तो हम मान लेते हैं आपका ए बी कोई रेखाखंड है, और यहाँ पे मान लेते हैं ए बिंदु है, यहाँ पे आपका बी बिंदु है, ठीक है, 2 बिंदु है। ये 2 रेखाखंड खींच लिया। इस रेखाखंड को एक बिंदु और है, एक बिंदु और है, उस बिंदु का निर्देशांक आपको दे रखा है, वो बिंदु है, और इस रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है, यही आपको बताना है। तो मान लेते हैं ये बिंदु आपका सी है, इस बिंदु को क्या मान लेते हैं, सी बिंदु मान लेते हैं, और तीनों बिंदुओं का निर्देशांक दिया गया है ना? तो यही पूछ रहा है कि ये जो तीसरा बिंदु है, इस एबी रेखा को किस अनुपात में विभाजित करेगा? किस अनुपात में विभाजित करेगा? ए बिंदु का निर्देशांक कितना दिया गया है? ए बिंदु का निर्देशांक आपको सवाल में -6, 10 दिया गया है, -6, 10 दिया गया है। और बी बिंदु का निर्देशांक क्या दिया गया है भाई? बी बिंदु का निर्देशांक 3 और -8 दिया गया है। लिख लिया। और सी बिंदु का भी निर्देशांक दे रखा है। सी बिंदु का निर्देशांक क्या दे रखा है? -6, -4, 6 है। -4, 6 है। ठीक है? सभी बिंदुओं का निर्देशांक आप चेक कर लीजिएगा ताकि गलती ना हो। ए का -6, 10 और बी का 3, -8 और विभाजित करने वाला बिंदु है आपका -4, 6 ठीक है, करेक्ट है। यहाँ पे देखिए विभाजित किस अनुपात में करेंगे? तो ये आपका विभाजित M1 रेशियो M2 के अनुपात में करते हैं, है ना? M1 इंटू M2 के अनुपात में करते हैं, ऐसा आपको मान लेना है। जब ऐसा मान लोगे तो विभाजित करने वाले बिंदुओं का निर्देशांक भी दे रखा है, तो विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक x बराबर होता है, सूत्र होता है, x बराबर होता है आपका M1 x2 प्लस M2 x1 विभाजित करने वाले बिंदुओं का निर्देशांक x बराबर आपका ये सूत्र होता है, और डिवाइड बाई होता है M1 प्लस M2 ठीक है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जो मान लिखा है इसमें क्या-क्या होता है आपका, ये x1 y1 होता है। ये आपका है x1 और ये आपका है y1 ठीक है, y1 और फिर आपका जो इधर b बिंदु है, b बिंदु के निर्देशांक है, इसमें आपका x2 और y2 होता है। और यहाँ पे जो विभाजित करने वाले बिंदु का भी निर्देशांक दे रखा है, तो यहाँ पे x का मान होता है और आपका ये y का मान होता है, ठीक है। अब इन्हीं सब का मान उठा के यहाँ पे रखना है। तो x बराबर सूत्र क्या है, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। तो x बराबर क्या दे रखा है सवाल में, x बराबर आप -4 रखेंगे, तो x की जगह पे हो जाएगा आपका -4 और बराबर हो जाएगा m1 x2। m1 तो हमें निकालना है अनुपात, तो m1 कैसे ही रहने देना है। और आपका x2 का मान क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 प्लस लगा है तो प्लस, और फिर m2 x1 है, तो m2 कैसे लिख लीजिए, m2 इंटू x1 का मान कितना है, -6, -6 लिख लेंगे, डिवाइड बाई m1 प्लस m2 आपका ऐसे ही रहेगा, m1 प्लस m2। अब देखिए क्या करेंगे हम, यहाँ से m1 प्लस m2 का इसमें गुणा कर लेते हैं। तो आपका गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा -4 कोष्टक में m1 प्लस m2 बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 3m1। अब देखिए माइनस का इसमें m2 में गुणा करेंगे तो माइनस प्लस का गुणा माइनस हो जाएगा, 6m2 हो जाएगा, ठीक है। इसको मान लीजिए आप समीकरण नंबर 1, क्या मानना है, समीकरण नंबर 1 मान लेना है। और फिर x बराबर ये होता है, y बराबर क्या होता है सूत्र, y बराबर आपका होता है m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाई होता है आपका m1 प्लस m2 होता है, बिल्कुल होता है ये। अब देखिए y बराबर आपको क्या रखना है, y बराबर 6 रखना है, तो y की जगह पे हो जाएगा 6 बराबर हो जाएगा आपका m1 y2, m1 m2 का तो हमें अनुपात निकालना ही है, तो m1 इंटू y2 का मान कितना है भाई, y2 का मान है -8, तो आपको -8 लिख लेना है, प्लस लगा है तो प्लस, फिर m2 इंटू y1 का मान कितना है, y1 का मान है यहाँ पे, y1 का मान है 10, तो हम यहाँ पे 10 लिख लेंगे, डिवाइड बाई m1 प्लस m2, m1 प्लस m2। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ यहीं पे कर लेते हैं अभी, इसका इसमें गुणा हो जाएगा तो आपका हो जाएगा 6 कोष्टक में m1 प्लस m2 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। और फिर बराबर हो जाएगा आपका, देखिए आपका ये 10 m2 हो जाएगा, 10 m2 हम इसको पहले लिख लेते हैं प्लस वाले को, ठीक है, प्लस वाले को हम पहले लिख लेते हैं, तो आपका हो जाएगा ये 10 m2 और ये -8 m1 हो जाएगा, -8 m1 है ना। अब इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2। और फिर देखिए अगले स्टेप में मैं इधर कर लेता हूँ, यहाँ पे अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग कर दीजिए। समीकरण 1 को क्या करेंगे, समीकरण 2 से भाग दे देंगे, तो आपका यहाँ से लिख दीजिएगा समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग देने पर हम यहाँ पे 1/2 लिख दे रहे हैं, समीकरण 1/2 है ना, समीकरण 1/2, समीकरण 1 में समीकरण 2 से हम भाग कर रहे हैं, तो आपका समीकरण 1 क्या है, -4m1 प्लस m2, -4 कोष्टक में आपका m1 प्लस m2 है एक साइड, और बटे में क्या आ जाएगा, समीकरण 2 का, समीकरण 2 का इधर वाला भाग क्या है, 6 कोष्टक में m1 प्लस m2, 6 कोष्टक में m1 प्लस m2 और बराबर, बराबर देखिए आपका समीकरण 1 में क्या दे रखा है, समीकरण 1 में आपका बराबर की उस साइड है 3m1, यहाँ पे देखिए 3m1, तो
हम लिख लेंगे 3m1 और क्या है -6m2 ये समीकरण 1 में लिखा हुआ है और डिवाइड बाई समीकरण 2 से कर रहे हैं तो समीकरण 2 का है आपका 10m2 हम लिख लेंगे 10m2 -8m1 यही लिखा है ना। तो हमने क्या किया यहाँ पे समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग दे दिया और फिर इसके बाद देखिए आपका m1 ये पूरा पूरा कट जाएगा ऊपर वाले से और फिर यहाँ पे ये भी कट रहा है 2 दूनी 4 और 2 3 6 ठीक है। अगले स्टेप में हम क्या लिखेंगे देखिए माइनस ऊपर 2 बचेगा ठीक है। माइनस का 2 ऊपर बचेगा और नीचे बचेगा आपका 3 बराबर क्या हो जाएगा इधर इधर ऐसे ही 3m1 कुछ कॉमन दिख रहा है क्या दोनों में? नहीं अलग-अलग ही है 3m1 -6m2 डिवाइड बाई हो जाएगा आपका क्या 10m2 -8m1 और फिर देखिए इसके बाद इसका इसमें गुणा कर लीजिए ठीक है। कर लीजिए गुणा इसका इसमें गुणा करेंगे तो -2m2 हो जाएगा 2 का इसमें गुणा करेंगे तो 2 दहा में 20 हो जाएगा ठीक है। -20 m2 हो जाएगा -20 m2 हो जाएगा फिर आपका माइनस का माइनस में गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा और 2 अट्ठे 16 m1 हो जाएगा और फिर 3 का इसमें गुणा करके बराबर के उस साइड लिख दीजिए ठीक है। 3 का इसमें गुणा करेंगे तो 3 तरीके 9 m1 हो जाएगा 9 m1 हो जाएगा और माइनस है तो 3 छक्के 18 m2 हो जाएगा -18 m2 हो जाएगा ठीक है। और फिर देखिए आपको m1 को एक साइड कर लीजिए और m2 को एक साइड कर लीजिए आप। तो यहाँ पे देखिए 16 m1 है तो इसको लिख लेते हैं 16 m1 और m2 को हम उस साइड पक्षांतर कर देंगे और इधर क्या आपका प्लस का 9 m1 है तो इसको इधर पक्षांतर की साइड लाएँगे तो माइनस का 9 m1 हो जाएगा ठीक है। बराबर इधर -18 m2 है और ये -20 m2 को उस साइड पक्षांतर करेंगे तो प्लस का 20 m2 हो जाएगा बिल्कुल हो जाएगा और यहाँ पे -18 m2 पहले से है -18 m2 आपका पहले से है तो इसको लिख लिया हमने और फिर देखिए अगले स्टेप में क्या करेंगे यहाँ ऊपर कर लेता हूँ मैं नीचे जगह नहीं है तो 16 m1 में से 9 m1 घटेगा तो क्या आएगा 16 9 7 16 यानी आपका 7 m1 आएगा क्या आएगा भाई 7 m1 बराबर हो जाएगा आपका क्या 16 में से 9 को घटा दिया तो 7 m1 मिल गया और 20 में से 18 को घटा देंगे तो आपका 2 m2 मिल जाएगा 2 m2 मिल जाएगा और फिर देखिए m2 को क्या करेंगे m1 के नीचे ले आइए और 7 को उसके नीचे भेजिए तो आपका यहाँ से देखिए m1/m2 हो जाएगा 2/7 2/7 तो यहाँ से कह सकते हो m1 रेशियो m2 बराबर 2:7 2:7 यही आपका आंसर हो जाएगा है ना यही आपका आंसर हो जाएगा तो यहाँ से जो -4 6 बिंदु है इस रेखाखंड को 2:7 के अनुपात में विभाजित करेगा 2:7 के अनुपात में विभाजित करेगा ये सी बिंदु है ना यही आपका आंसर हो जाएगा। आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो वीडियो को स्टॉप करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर हम अगले सवाल को हल करते हैं। देखिए आपका अगला सवाल है x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x y बिंदु 3 6 और -3 4 से समदूरस्थ हो ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले छोटा सा चित्र बना देता हूँ ठीक है। एक बिंदु मान लेता हूँ o ये क्या है ओ बिंदु है और इस ओ बिंदु से दो निर्देशांक आपको दिया गया है दो निर्देशांक दिया गया है और दोनों समदूरस्थ है मतलब समान दूरी पर स्थित है। अब ध्यान समझिएगा समदूरस्थ का मतलब क्या है कि समान दूरी पर स्थित है और जो समान दूरी पर स्थित बिंदु है उसको मान लेते हैं ए बिंदु और दूसरे बिंदु का नाम रख देते हैं बी ठीक है। और ए बिंदु का निर्देशांक क्या दे रखा है भाई ए बिंदु का निर्देशांक आपको 3 6 लिख लेना है ठीक है। दूसरे बिंदु का निर्देशांक आपको क्या लिख लेना है क्या दिया हुआ है -3 4 तो -3 4 आपको लिख लेना है और जिस बिंदु से ये समदूरस्थ है उस बिंदु का भी निर्देशांक आपको दे रखा है क्या एक्स वाई तो इसको भी लिख लेना है आपको एक्स वाई ठीक है। अब देखिए तीनों बिंदुओं का निर्देशांक हमें पता हो गया ठीक है। अब सवाल में क्या समदूरस्थ है इस बिंदु से ओ बिंदु से बिंदु ए और बिंदु बी समदूरस्थ हैं इसका मतलब ओ बिंदु से समान दूरी पर स्थित है। तो यहाँ पर देखिए प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा भाई प्रश्नानुसार हम लिख सकते हैं ओ ए बराबर ओ बी ओ ए बराबर ओ बी क्यों भाई दोनों समदूरस्थ है ना समान दूरी पर स्थित है तो ओ ए बराबर आपका ओ बी हो जाएगा प्रश्नानुसार है क्यों है प्रश्नानुसार प्रश्न में कह दिया है कि दोनों बिंदु जो है समदूरस्थ हैं ठीक है। हमने ओ ए बराबर ओ बी कर दिया तो ओ ए दो बिंदुओं के बीच की दूरी वाला सूत्र लगा के ओ ए का मान निकाल लीजिए दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगाकर ओ बी का मान निकाल लीजिए है ना। तो ओ ए बराबर क्या हो जाएगा ओ ए बराबर देखिए यहाँ से आपको ए रहेगा आपका x1 का मान y1 का मान और ए रहेगा आपका x2 का मान और y2 का मान ठीक है। और नीचे आपका इसी तरीके से आपका ये x2 का मान होगा और ये y2 का मान होगा ठीक है। तो आपका देखिए दूरी का सूत्र लगाएंगे तो ओ ए बराबर क्या होता है सूत्र भाई सूत्र तो आप सभी लोगों को याद ही होगा कि नहीं याद है भाई याद होना चाहिए है ना। तो आपका सूत्र होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर ठीक है बराबर आपका क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये देखिए दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र आपका यही होता है ना अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर
और इधर भी आपका OB 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगाएँगे, क्योंकि दोनों बिंदुओं का निर्देशांक आपको दिया गया है। तो यहाँ भी आपका x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। x2 - x1 तो x2 का मान है 3, तो x2 की जगह पे 3 लिख लेंगे माइनस x1 का मान रहेगा आपका x, ठीक है? इसका होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 तो आपका y2 है 6, हम लिख लेंगे 6 माइनस y1 है आपका y, इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है? और बराबर ये किस बिंदु के लिए है भाई? इसका भी तो मान रखना है, रख दीजिए। x2 - x1 तो OB बिंदु के लिए देखिए आपका x2 है -3, x2 क्या है? -3 है तो -3 रख लेंगे, माइनस x1 का मान आपका क्या रहेगा? x ही रहेगा और पूरे का होल स्क्वायर कर लेंगे। प्लस y2 - y1 y2 का मान है 4 तो y2 की जगह पे हम लिख लेंगे 4 माइनस y1 तो y1 का मान क्या है भाई? y1 का मान है y तो y1 की जगह पे लिख लेंगे y इसका कर देंगे होल स्क्वायर, ठीक है? और फिर देखिए अगले स्टेप में हम क्या करेंगे? अगले स्टेप में देखिए दोनों पक्षों का वर्ग कर लेंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो एक करड़ी जो है ना खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा तो केवल और केवल क्या बचेगा? 3 माइनस x का होल स्क्वायर बचेगा प्लस 6 माइनस y का होल स्क्वायर बचेगा और बराबर आपका इधर साइड बचेगा आपका माइनस का 3 माइनस का x का होल स्क्वायर और प्लस 4 माइनस y का होल स्क्वायर। इधर ये बचेगा। हमने क्या किया यहाँ पे दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया। अब देखिए सभी का होल स्क्वायर है तो इसका खोल लीजिए इसका प्रसार। तो a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab है ना? a माइनस b का होल स्क्वायर खोलिए। a स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 प्लस b स्क्वायर तो b की जगह पे x है तो x का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2ab तो a की जगह पे 3 है तो 3 b की जगह पे आपका x है तो x ठीक है? और प्लस इसी तरीके से इसका भी होल स्क्वायर खोल लीजिए। 6 माइनस y का होल स्क्वायर तो a स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 प्लस b स्क्वायर तो b की जगह पे y है तो y का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2ab तो 2a की जगह पे 6 b की जगह पे y है तो y और फिर बराबर लगा लेंगे। बराबर किस साइड भाई? इसका भी होल स्क्वायर खोलिए। आपका a माइनस b का होल स्क्वायर a की जगह पे यहाँ पे -3 रहेगा। a की जगह पे क्या रहेगा? -3 है तो a स्क्वायर करेंगे तो आपका -3 का स्क्वायर होगा प्लस बी का स्क्वायर हम ए माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लगा रहे हैं तो ए की जगह पे आपका -3 है तो ए स्क्वायर किया प्लस बी स्क्वायर बी की जगह पे आपका एक्स है तो एक्स का स्क्वायर हो जाएगा -2ab होता है 2ab ए की जगह पे आपका क्या है? ए की जगह पे -3 है तो -3 कर लेंगे इंटू बी बी की जगह पे आपका एक्स है तो एक्स कर लेंगे और फिर प्लस लगा है तो प्लस लगा लेंगे हम और 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर है इसका भी प्रसार हम खोलेंगे 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 प्लस बी स्क्वायर यानी वाई का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 2ab 2 ए की जगह पे आपका 4 है तो 4 इंटू बी की जगह पे आपका वाई है तो वाई। अब क्या करिए भाई? अब देखिए जो कट रहा है इधर का प्लस उधर के प्लस से कट जाएगा। यहाँ पर देखिए प्लस का एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे आपका प्लस का स्क्वायर है, ये कट जाएगा और यहाँ पर देखिए आपका वाई का स्क्वायर है प्लस में और इधर भी प्लस का वाई स्क्वायर है, ठीक है? ये भी आपका कट जाएगा क्योंकि देखिए पक्षांतर करेंगे तो वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होगा और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर इधर लाएँगे तो माइनस एक्स स्क्वायर होगा, यानी एक्स स्क्वायर से कट जाएगा और वाई स्क्वायर से कट जाएगा, ठीक है? अगले स्टेप में देखिए क्या करिए हल कर लीजिए इसको 9 और यहाँ पे देखिए प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो आपका माइनस 2 3 6 एक्स हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा और फिर प्लस 36 है, तो प्लस 36 को भी ऐसे ही रहने देते हैं। और फिर आपका देखिए क्या हो जाएगा 2 छक्के 12 वाई माइनस 12 वाई हो जाएगा बराबर -3 का स्क्वायर खोलेंगे तो आपका हो जाएगा प्लस का 9 और फिर आपका देखिए माइनस 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 का गुणा प्लस हो जाएगा है ना प्लस और 2 3 6 एक्स हो जाएगा 6 एक्स और फिर प्लस का 16 है तो प्लस का 16 रहने दीजिए और फिर इधर आप गुणा कर लीजिए माइनस 2 चौके 8 वाई 2 चौके 8 वाई हो जाएगा और फिर देखिए आपका नंबर नंबर वाले को एक साइड कर लीजिए और एक्स वाई वाले को एक साइड भाषांतर कर लीजिए तो यहाँ से देखिए आपका क्या हो जाएगा -6x और यहाँ पे देखिए प्लस का 9 इस प्लस के 9 से कट जाएगा पूरा-पूरा, ठीक है? और फिर देखिए कोई कट रहा है? और कुछ कट नहीं रहा है। आपका देखिए प्लस का 6x है, इसको जब इधर पक्षांतर करेंगे तो आपका हो जाएगा ये माइनस का 6x और ये प्लस का 6x जब इधर आ जाएगा तो ये भी आपका माइनस का 6x हो जाएगा। और फिर देखिए ये प्लस का 36 बच रहा है ना, 36 को हम उस साइड पक्षांतर करेंगे और y वाले को भी देखिए यहाँ पे -12y है तो इसको अभी रहने दीजिए -12y और आपका ये -8y है, इधर आके प्लस का 8y हो जाएगा। ये भी आपका इधर पक्षांतर कर लिया हमने। अब क्या बचा 36, 36 को हम उस साइड पक्षांतर कर देंगे, बराबर के उस साइड। तो क्या हो जाएगा भाई और कोई नंबर छूट नहीं रहा ना 6x लिख लिया हमने, 36 केवल बच रहा है। तो इधर जाके आपका माइनस का 36 हो जाएगा और आपका प्लस का 16 है ही है, ठीक है? और फिर देखिए आपका क्या हो जाएगा 6, 6 मिल के हो जाएगा माइनस का 12x हो जाएगा और फिर आपका देखिए ये दोनों घटेगा, है ना? तो आपका माइनस का 4y हो जाएगा, 12 में से 8 घटेगा तो -4y हो जाएगा, ठीक है? और फिर देखिए इधर भी हल कर लीजिए बराबर के उस साइड, आपका माइनस का 20 है इधर, ठीक है? अब देखिए यहाँ से दोनों पक्षों में कुछ कॉमन भी दिख रहा है, कॉमन भी दिख रहा है। तो यहाँ से देखिए क्या करिए आप -4 कॉमन ले लीजिए,
माइनस 4 कॉमन ले लेंगे तो कोष्टक में क्या बचेगा भाई 4 तिहाई 3x बचेगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा और 4 से 4 कट जाएगा, आपका यहाँ पे बचेगा y और बराबर आपका इधर माइनस का 20 है। तो यहाँ पे देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा और 4 जो है इस 20 को 5 बार में काट देगा, 4 जो है 20 को 5 बार में काट देगा और फिर चलिए मैं इधर कर लेता हूँ, ठीक है? यहाँ पे थोड़ा जगह दिख रहा है, तो यहाँ पे कर लेता हूँ। अब क्या बचा भाई यहाँ से कट चुका है 3x + y बचा, 3x + y बचा और बराबर के उस साइड केवल और केवल 5 है। तो अब देखिए क्या करेंगे, हमें क्या ज्ञात करना है x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए। तो x y में संबंध हमें ज्ञात हो चुका है। आपका 3x - y + y है, -5 हो जाएगा, 5 को इधर पक्षांतर कर लिया तो बराबर आपका 0 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, है ना? ये देखिए आपका सवाल च भी हल हो चुका है। ये देखिए खंड ब में हमने सवाल नंबर 1 के सभी खंडों को हल करके आपको बता दिया। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह का वीडियो देखने के लिए।